सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन तो इस चैनल से आप ज़रूर से जुड़े एंड डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप और सौरभ पांडे UPSC.com जो वेबसाइट है उस पर आप लोग को काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, मैगजीन एंड ऑल फ्रीली सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। तो पहला टॉपिक देखते हैं। दिस इज़ रिलेटेड विथ रेफरेंस टू ये जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसके कंटेक्स्ट में है and reference to National Green Hydrogen Mission for implementing the strategic intervention for green hydrogen transition program. Green hydrogen transition program मतलब we are moving towards a green hydrogen. ग्रीन हाइड्रोजन जैसे हमने कई सारी चीज़ें डिस्कस भी पहले भी कर रखी, जैसे मान लो वाटर है, वाटर में जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा तो फिर ये जो वाटर है इसमें से हाइड्रोजन ब्रेक करेगा और इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इस प्रोसेस में जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, तो अगर मान लो सोर्स ऑफ एनर्जी हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करते हैं तो उसमें जो हाइड्रोजन हम जो निकालेंगे बाय यूजिंग दिस रिन्यूएबल एनर्जी तो उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन बोलेंगे। कमेंट सेक्शन में बताओ कि सपोज करो कि हम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी या कोल जो थर्मल पावर प्लांट से जो एनर्जी आती है जो या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब उस ग्रीन मतलब जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं। कमेंट सेक्शन में जस्ट लेट अस नो। अब देखो क्या है इस प्रोग्राम की अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पे एम क्या है इस प्रोग्राम में कि ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम है ये, मतलब ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ प्रोसीड करना कि हम ग्रीन हाइड्रोजन और प्रोड्यूस कर सकते। तो इसका एम क्या है, इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लेकर आना, बेस बनाना, फिर उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग फैसिलिटी लेकर आना। देखो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस को करने के लिए आपको इलेक्ट्रोलाइजर की ज़रूरत होती है और ये जो है इसका मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, तभी हम ग्रीन हाइड्रोजन को लार्ज स्केल में प्रोड्यूस कर सकते हैं और जो भी प्रोडक्शन फैसिलिटी वो लेकर आना। तो पहला तो सही लग रहा है। अब जो कंपोनेंट 1 है साइट का, इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है उसने लगभग 4,440 करोड़ जो है वो दिया है मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रोलाइजर के लिए इस समय के लिए 26 से लेकर 30 तक, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2026 टू फाइनेंशियल ईयर 30। और जो कंपोनेंट 2 है उसमें लगभग 13,000 करोड़ दिया है जिसके माध्यम से जो ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाए उसके लिए जो फैसिलिटीज़ हैं वो डेवलप किया जाए फाइनेंशियल ईयर 2026 टू 30 तक। मेजर जो पोर्शन है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को वो डिवोट किया जाएगा कि हम अपने देश के अंदर जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, मतलब ग्रीन हाइड्रोजन को मैन्युफैक्चर करने से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत कर सकें या उसको डेवलप कर सकें। तो ये तीनों स्टेटमेंट अगर आप कॉमन सेंस से भी जाओगे, ऑल तो ये थोड़ा फैक्चुअल है बट ये भी स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सो अगर आपसे पूछे रिसेंटली साइट प्रोग्राम न्यूज़ में था तो ये साइट प्रोग्राम से रिलेटेड है। साइट प्रोग्राम बेसिकली इट इज़ रिलेटेड विद द मतलब इट इज़ लिंक्ड एंड रिलेटेड विद ग्रीन हाइड्रोजन। अब ये न्यूज़ कहाँ से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, डाउन टू अर्थ मैगजीन से, और मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी लॉन्चेस स्कीम इन इंसेंटिव प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। तो यहाँ से हम लोग ये टॉपिक को कवर जो है कर रहे हैं। कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और ये जो डिटेल्ड कोर्स है करंट अफेयर्स का प्रीलिम्स 2024 के लिए, तो उसमें अभी जो 30% ऑफ का, आज 26 तारीख है तो ऑफर का लास्ट डे है। इसके बाद ये जो 30% ऑफ है ये फर्दर आपका 20% और उसके बाद फिर 10% होगा, ठीक है। तो ये रिड्यूस होता जाएगा। तो अभी आज लास्ट डे है कि आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ये डिटेल्ड कोर्स है करंट अफेयर्स का, सिर्फ 2024 की जो तैयारी कर रहे हैं ना उनको ज्वाइन करना है। 25-26 की तैयारी करना है तो ज्वाइन नहीं करना है। आप लोग ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, सौरभ पांडे CSE ऐप, या फिर सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पे जाके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब इसमें हम लोग 2 साल का कवर करेंगे, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो एडवांस टॉपिक्स हैं, कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट से रिलेटेड उसको कवर रहेंगे। इसमें मैं आपको हैंड रिटन प्लस PDF प्लस लगभग 1000 प्लस क्वेश्चंस आपको उसका प्रैक्टिस सेट जो है वो भी आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें इस कोर्स के अंदर ही है। तो अल्टीमेट कोर्स है और इम्पॉर्टेंट कोर्स है,
है 2024 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से एग्जाम का डायनेमिज्म है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, जैसे ये हम लोग डिस्कस करते हैं ना, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस हैं। इसके अलावा जो द हिंदू एनालिसिस जो हमारा होता है, तो जो पुराने टॉपिक्स हैं 2 साल वाले, वो भी साथ में ही हो जाएगा। तो 24 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है। अगर आप 25-26 की तैयारी कर रहे हैं तो नहीं ज्वाइन करना। ये मैंने आपको प्रॉपर गाइडलाइंस जो है वो दे दी हैं। जो मेंटरशिप से जुड़े हुए हैं उनके लिए जो भी जानकारी क्लास में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलो यहाँ पे इस ऐप को याद रखना, आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज विथ रेफरेंस टू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का ये है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है इसकी अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इसे लेटरल विजन है, एज देयर आई ऑन द साइड ऑफ द हेड, मतलब साइड से देखने का इसके है एक क्षमता, क्योंकि उसकी आंखें कुछ ऐसा जो सर है जैसे हमारे तो सामने की तरफ होता है, इसका थोड़ा साइड में होता है। एंड इस वजह से क्या होता है, जैसे जैसे मान लो क्योंकि इसकी आंखें थोड़ा साइड में होती हैं, तो जब ये क्योंकि थोड़ी हैवी बर्ड होती है और जब उड़ती है, और जैसे हम लोग अगर मान लो हम तेज़ी से भागते हैं तो हमारी आंखें सामने है तो सामने वाली चीज़ तुरंत दिख जाएगी, लेकिन इसका लेटरल विजन ज़्यादा बेटर इन कंपैरिजन टू द सामने वाला जो विजन है। इस वजह से मान लो तेज़ी से उड़ रही है, वजन होता है, थोड़ा भारी पक्षी है, और सामने मान लो कोई इलेक्ट्रिक वायर आ जाए, जैसे होता है ना हाई टेंशन लाइन्स होती है, तो ये तुरंत अपने रास्ते को चेंज नहीं कर सकती है या उस चीज़ को तुरंत देख नहीं सकती है। तो इस वजह से बहुत सारे जो ये जो मतलब जैसलमेर और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ में, मान लो जिस भी एरिया में ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपकी पाई जाती है, तो वहाँ पे इस वजह से जो ये इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइंस होती हैं, ये जो हाई टेंशन लाइंस, इनसे काफ़ी सारी जो है वो मरती हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये सदर्न इंडिया में पाई जाती हैं। अलार्मिंग इनके नंबर्स भी तेज़ी से आपके जो है रिड्यूस हुए हैं, और एक कहा गया है कि इसके लिए जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं ये एक बड़ा फैक्टर है। एंड इवन जो सोलर पावर प्लांट्स है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। 2021 रिपोर्ट की बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये आप एक्सटिंक्शन के कगार में आ गए। लाइक 52, अब खुद देखो ना, ये इतनी बर्ड आप ही ने कहाँ देखा होगा, हमने भी नहीं देखा। अगर आप देखो ऐसी बहुत सारी बर्ड्स हैं, जैसे अगर आप देखो गिद्ध जिसे आज कहते हैं, वल्चर जिसे कहते हैं, तो बचपन में आपने देखा होगा, बट अब तो देखने को ही नहीं मिलते हैं। तो अब ऐसे जीव आपको कहाँ, अभी थोड़े बहुत जो पक्षी हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, और ऐसे धीरे धीरे इन पक्षियों के नंबर से रिड्यूस होते चले जा रहा है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के भी नंबर तेजी से रिड्यूस हो रहे हैं। देखो ये इतना ही हो गया, तो ये तो कोई भी बड़े मतलब बहुत ही आसानी से ये नंबर और कम हो सकता है। बहुत ज़रूरी है कि हम इनकी कैप्टिव ब्रीडिंग करें। अब यहाँ पे अगर आप इसको रीड करोगे ना, तो यहाँ पे लिखा है कि सदर्न इंडिया में है, तो बेसिकली ये जो पाई जाती है मेनली राजस्थान का इलाका और गुजरात का इलाका है, यहाँ पाई जाती है। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत। अब हाउ मैनी पूछा, ये ध्यान रखना है, 2 स्टेटमेंट सही। सपोज यहाँ पे लिखता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सही है, तो इसमें 1 और 3 इसका आंसर होगा। तो ये आपका डेक्कन हेराल्ड का देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, वुलर लेक के ऊपर है। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक साउथ एशिया के अंदर अगर देखा जाए। लेक बेसिन फॉर्म किया गया था एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी, और ये झेलम रिवर फेड करती है इसको, एंड स्ट्रीम ऑफ मधुमती एंड अरिन। लेक जो है 75 इंडियन वेटलैंड डिजिग्नेटेड जो रामसर साइट के रूप में है, तो उसमें कंसीडर की जाती है। तो वुलर लेक के ऊपर है। तो ये बेसिकली इट इज़ लोकेटेड नियर बांदीपुरा टाउन, जो जम्मू एंड कश्मीर रीजन का है। ये सॉल्ट वाटर नहीं है, फ्रेश वाटर है। तो ये थोड़ा सा आप लोग को पता होना चाहिए। जैसे ये क्या है, इट्स अ फ्रेश वाटर, तो ये तो गलत हो गया अपने आप। तो ये आपका फ्रेश वाटर लेक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है साउथ एशिया के अंदर। रामसर साइट भी है, और ये टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से फॉर्मेशन हुआ है, मतलब जो प्लेट्स हैं उनके मूवमेंट की वजह से इसका फॉर्मेशन हुआ है। इससे जो पानी आ रहा है झेलम रिवर से आती है, प्लस मधुमती और अरिन 2 और रिवर्स हैं। ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही। देखो आज के टाइम पे जो प्रश्न आपके अगर आप देखोगे 23 के प्रीलिम्स को एनालाइज करोगे, तो जो ये रिलेटिव पोजीशंस हैं रिवर्स, माउंटेन्स और इन सब का, तो यहाँ से लोग प्रश्न बनाते हैं। तो यहाँ भी ध्यान में रखना। तो जैसे ये प्रश्न भी कहाँ से फ्रेम हुआ है, ये आपका हिंदुस्तान टाइम्स से फ्रेम हुआ है। लाइक 4 लाख माइग्रेटरी बर्ड्स टू अराइव एट कश्मीर वुलर लेक, तो वहीं से क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम हुआ है। आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंजेन्युटी मार्स हेलीकॉप्टर। देखो सेशन आप देख रहे हैं तो लाइक बटन जरूर से प्रेस करें, शेयर जरूर से करें, और इस सेशन को देखने की आदत डालें। अगर 25 की भी तैयारी कर रहे हैं, हाँ 26 की तैयारी कर रहे हैं, आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, लेकिन अगर 25 की तैयारी कर रहे हैं, 24 की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी आपको इसको देखते रहना है। चलो, इंजेन्युटी मार्स हेलीकॉप्टर फर्स्ट एयरक्राफ्ट जो कि अचीव करेगा पावर्ड कंट्रोल फ्लाइट ऑन एन अदर प्लैनेट एंड कॉल्ड अ राइट ब्रदर्स मूवमेंट। मतलब कुल मिला के ये है कि जैसे इंजेन्युटी जो मार्स हेलीकॉप्टर है, ये आपका लैंड करेगा
मतलब जैसे नाम ही इसका मार्स है, तो वहाँ पे जाके वहाँ पे ये जाएगा और ये पहला एयरक्राफ्ट होगा जो कि कंट्रोल फ्लाइट दूसरे प्लैनेट के अंदर, जैसे कंट्रोल फ्लाइट का मतलब कि वो उड़ रहा है और उसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये नासा का जो मार्स 2020 मिशन है उसका ये हिस्सा है। हेलीकॉप्टर अराइव किया है मार्शियन सरफेस पे टू द अंडर साइड ऑफ वेलोसिटी टावर, तो वेलोसिटी रोवर। तो यहाँ पे आप याद रखना है कि ये बेसिकली वेलोसिटी नहीं है, इस रोवर का नाम परसीवरेंस है, परसीवरेंस है, ठीक है। अब आप ये याद रखना कि ये आपको ध्यान में रखना है परसीवरेंस, ठीक है, VERANC, परसीवरेंस। तो ये रोवर क्या होता है, जैसे आपके पास लैंडर होता है, लैंडर से जो एक रोबोट सा निकलता है उसको रोवर हम कहते हैं, तो उसी में ये मौजूद है आपका। तो ये मार्स के सरफेस पे है और जो लैंड किया है लैंडर उसके रोवर से अटैच्ड है, उस रोवर का नाम परसीवरेंस है और ये नासा के मार्स मिशन का हिस्सा है। और ये पहला स्टेटमेंट तो सही है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका हो गया। सेकंड है, और फिर जो है आपका तीसरा जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत है, थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो ये यहाँ पे देखना है कि जो आपके हैं, तो ये ध्यान में रखना है। थोड़ा सा एक कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे हम लोग कई सारी चीज़ें जो हैं अभी डिस्कस करते रहेंगे, जैसे थोड़ा सा अभी ये कुछ टेक्निकल इशू है, करेक्ट हो रहा है, ये हैंग हो रहा है हल्का सा। तो यहाँ पे देखो एक जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जैसे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक तो न्यूज़पेपर को अभी आपका अपना हिस्सा बना के रखना है। न्यूज़पेपर में बहुत, खासतौर से हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं अभी। जनरली अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो लास्ट में हमें शॉर्टकट ढूंढना पड़ता है। अपने स्टैटिक को स्ट्रॉन्ग करना है, जैसे जो किताबें कुछ पढ़नी होती है वो पढ़ें, PIQs जो हैं वो लगाएं, सारी चीज़ें आपको करते रहना है। इसके अलावा जो है ये ध्यान रखें कि जैसे क्वेश्चंस तो लगाते रहें, रिवीजन करते रहें, और ये जो न्यूज़पेपर को अपने प्रिपरेशन का अच्छा खासा हिस्सा बनाएं। 5 AM सीरीज़ जैसे अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो इसमें अलग अलग जो भी सोर्सेस हैं वहाँ से प्रीलिम्स से स्पेसिफिक जो कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे आपके लिए कवर किए जा रहे हैं, तो उसको भी अच्छे से फॉलो करें, कवर करते जाएं साथ साथ में, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो जैसे हम लोग ये सारे टॉपिक्स कवर भी कर रहे हैं तो दीज टॉपिक्स आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा, ठीक है। तो ये है, चलो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका रेमिशन ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट RODTEP स्कीम है। तो ये जो स्कीम्स, ऐसी स्कीम्स होती हैं ना, जैसे मान लो जब किसी प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें कई प्रकार के टैक्स और ये सब लगते हैं, तो उसमें कुछ छूट मिल जाना, तो उससे रिलेटेड स्कीम है। तो स्कीम 2021 में अनाउंस की गई थी और रिप्लेस द WTO इनकैपिटेबल, मतलब एक स्कीम इससे पहले की थी जिसका नाम था मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम MEIS, उसको इसने रिप्लेस किया। क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें होती है WTO के नॉर्म्स के अंदर होता है कि आप बहुत सारे ऐसे एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ और ये सब नहीं दे सकते हैं, इससे जो भी है उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। तो इस वजह से कुछ भी जो इश्यूज थे इस स्कीम को रिप्लेस करके RODTEP ये स्कीम लेकर आया गया। क्योंकि इसमें जो MEIS स्कीम थी काफ़ी प्रकार के चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। WTO में कई सारे लोगों ने शिकायत भी की थी। जनरली जैसे मान लो आप कोई प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हो, मान लो उसकी कीमत 100 रुपये है और आपको एक्सपोर्ट सब्सिडी और ये सब मिल गया 30 रुपये का, तो आपके लिए तो 70 रुपये का पड़ा। तो अगर आप 71 का भी सेल करोगे तो आप प्रॉफिट में रहोगे। कहीं और नहीं मिल रहा है इस टाइप का एक्सपोर्ट सब्सिडी तो वो डिसएडवांटेज में रहेगा। तो किनको अलाउ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसमें WTO की गाइडलाइंस आपकी रहती हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए RODTEP ये स्कीम आपकी रखी गई है। अब ये स्कीम को डिज़ाइन किया गया है ट्रांसपेरेंट वे में, एंड जो रिफंड रेट्स हैं वो बेसिकली जो भी ड्यूटीज़ और टैक्सेस उनको ध्यान में रखते हुए, जैसे जो भी फ्यूल है, मान लो कोई प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसकी वजह से उसका कॉस्ट ऐड ऑन हो रहा है, तो या मंडी टैक्स लग रहा है, या इलेक्ट्रिसिटी जो इस्तेमाल हो रही है उसके प्रोडक्शन के प्रोसेस में उसमें ड्यूटी जो लगी, तो इन सब लेवल पे जो मान लो कोई प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से कॉस्ट ऐड हो रहा है, या मंडी टैक्स लग रहा है इसलिए उसका कॉस्ट ऐड हो रहा है, या इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो ड्यूटी है इलेक्ट्रिसिटी में वो उसमें इंक्रीज होने से उसका कॉस्ट ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ रिमेशन जो है या छूट जो है दी जा सकती है। तो मतलब एक डिफाइंड क्राइटेरिया के बेसिस पे छूट जो है वो आपका
दिया जा सकता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट इसमें आपके सही हैं, तो बिजनेस लाइन का टॉपिक आपके लिए बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं विथ रेफरेंस टू बोरडोआ बात द्वा थान टेम्पल, ये है ये भी अगर आप देखोगे तो हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़ है। तो यहाँ पे देखो ये आपका कल्चर से रिलेटेड टॉपिक हो गया जो कि न्यूज़ में है आपके। तो बोरदोआ थान जो है बर्थ प्लेस है महापुरुष श्रीमंत शंकर देव का, द ग्रेट, जो बुद्धिस्ट संत हैं आसाम के थे। और ये जो रिचुअल्स हैं कंडक्ट किए जाते हैं इस बोरदोआ थान फॉलो द नॉर्म्स ऑफ पुरुष संगति एम्फोसाइजिंग द टीचिंग ऑफ एक शरण धर्म। बोरदोआ जो थान है इसकी जो हिस्ट्री है मार्क्ड बाय द ओनरशिप डिस्प्यूट रिजल्ट इन स्प्लिट इनटू टू सत्रास नेमली नरोवा और सालागुड़ी, मतलब दो में आपका डिवाइडेड है ये जो है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो असम ये जो श्राइन है जहाँ पे जो अपोजिशन लीडर है राहुल गांधी वो एंटर मतलब यहाँ जाना चाह रहे थे तो एंट्री नहीं दी गई, तो इसलिए थोड़ा सा हमें जानना चाहिए इसके बारे में, इसका खास क्या है। तो ये जैसा हमने देखा ये बर्थ प्लेस है, ये बर्थ प्लेस है श्रीमंत शंकर देवा है जो ग्रेट वैष्णवाइट संत थे। तो ये वैष्णवाइट थे, ना कि ये आप कह सकते हैं बुद्धिस्ट संत नहीं थे, वैष्णवाइट संत थे, तो ये तो गलत हो गया। और ये बेसिकली पुरुष संगति ये एक नॉर्म्स भी जो है इस टेम्पल में कुछ रिचुअल्स जो हैं फॉलो किए जाते हैं। और एक शरण धर्म इस टीचिंग, इनकी जो टीचिंग है इस पर एम्फोसाइज किया जाता है। बाद में कुछ डिवीज़न होने के बाद यही टीचिंग दो भाग में बट गई, नरोवा और सालागुड़ी दो अलग है। सो बोरदोआ थान जो है ये बर्थ प्लेस है जैसा भी हमने देखा है। और ये क्या है पोजीशन इन बाता द्रव जो कि लगभग आप कह सकते हैं कि 16 किलोमीटर है फ्रॉम नगांव सिटी एक लोकेटेड है तो वहाँ से। एंड श्रीमंत शंकर देवा जो है इस्टेब्लिश्ड थान सत्र करके इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। कब किया था इस्टेब्लिश आपका किया था इन थान सत्र जो है उन्होंने जो है इस्टेब्लिश थान सत्र जो है इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। और ये इस्टेब्लिश किया था 1494 एडी में इन्होंने इस्टेब्लिश किया था 19 साल की एज में। रिचुअल्स जो कंडक्ट किए जाते हैं बोरदोआ में वो नॉर्म्स फॉलो करते हैं जैसा भी हमने देखा है। जैसे ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है एंड जो इनक्लोज्ड बाय ब्रिक वॉल द थान सत्र हैज़ 2 एंट्रेंस, इसमें कीर्तनधर एक एंट्रेंस है। वॉज इनिशियली बिल्ड बाय शंकर देव यूजिंग टेम्परेरी मटेरियल एंड वो फिर कनेक्टेड है कीर्तनधार इज द मानीकुट अ प्लेस डेडिकेटेड टू हाउसिंग सेक्रेट टेक्स्ट स्क्रिप्चर, मतलब जो कीर्तनधार है कनेक्टेड टू द कीर्तनधार इज द मणिकूट एक जगह है कीर्तनधार के पास, मतलब उसी में अंदर लोकेटेड। हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो जिसमें पूरा जो टेक्स्ट है स्क्रिप्चर्स है मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो सारी आपकी रहती हैं। तो देखो ये गलत है पहला वाला, बाकी दोनों सही हैं, तो दो स्टेटमेंट इस पर सही है। तो देखो इस टाइप से हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं। पिछली बार भी देखोगे प्राइम मिनिस्टर जो है सोमनाथ विजिट किया था उसके बाद 2 क्वेश्चंस उसमें थे प्रीलिम्स में, शायद 21 या 22 के प्रीलिम्स में देखना। तो ये सब टॉपिक्स कल्चरल कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट होते हैं जो ठीक है ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना स्कीम का एम क्या है। इक्विप 1 करोड़ जो पुअर हैं टू मिडिल क्लास हाउस होल्ड रूफटॉप सोलर पैनल्स और ये सब उनको प्रोवाइड करना। गवर्नमेंट ने टारगेट रखा 14 गीगावाट एनुअल सोलर पावर जनरेशन का नेक्स्ट 5 ईयर्स में और 500 गीगावाट जो है एनर्जी प्रोड्यूस हो नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी टारगेट बाय 2030। नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी का मतलब है जैसे कोल और इन सब का इस्तेमाल ना किया जाए और जो है जो ये रिन्यूएबल एनर्जी है इनके माध्यम से हम चीज़ें प्रोड्यूस करें इलेक्ट्रिसिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 40% की सब्सिडी प्रोवाइड करेगा ऑन इंस्टॉलेशन सोलर पैनल के इंस्टॉलेशन विद अ 3 किलोवाट कैपेसिटी। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। यहाँ पे ये भी न्यूज़ आपका टाइम्स ऑफ इंडिया से है। नेक्स्ट देखते हैं स्क्रब टाइफस के बारे में। स्क्रब टाइफस क्या है, इसको बुश टाइफस भी बोलते हैं। ये डिजीज़ है बेसिकली कॉज होता है बाय वायरस जिसे हम ओरेंशिया तुत्सुगामुशी भी बोलते हैं। स्क्रब टाइफस स्प्रेड टू पीपल थ्रू बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड लार्वन माइट्स। पीपल हु फ्रिक्वेंटली विजिट फार्मलैंड और फॉरेस्ट आर वनरेबल टू इन्फेक्शंस। तो स्क्रब टाइफस इसे हम बुश टाइफस भी बोलते हैं। ये बेसिकली ये वायरस की वजह से नहीं, ये बैक्टीरिया की वजह से स्प्रेड होता है, स्प्रेड थ्रू बैक्टीरिया कॉल्ड ओरेंशिया सुत्सुगामुशी। जो स्क्रब टाइफस है ये लोगों में स्प्रेड होता है लाइक काटने से, बाइट ऑफ इन्फेक्टर मतलब एक माइट होता है, माइट मतलब कीड़ा टाइप होता है, उससे काटने से होता है। एंड जो भी फार्म लैंड या फॉरेस्ट एरिया में जाते हैं तो वो ज़्यादा वनरेबल हैं
इसकी इस बीमारी से। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर ओनली 2 होगा। मतलब इसमें हाउ मेनी पूछा है इसलिए, अगर विच ऑफ द फॉलोइंग पूछता तो 2 और 3 है। तो डाउन टू अर्थ की ये आपकी न्यूज़ है। कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पे रीच कर सकते हैं। अगेन आई एम स्टेटिंग डिटेल्ड कोर्स ऑन करंट अफेयर्स ये 2024 के लिए लॉन्च हो चुका है। आज लास्ट डे है 30% ऑफ के लिए, फिर उसके बाद ये रिड्यूस हो जाएगा। इसमें आपको 2 इयर्स का कवरेज रहेगा। मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा जो चल रहा है वो चलता रहेगा। अभी आपको मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन नहीं करनी है, जिन्हें ज्वाइन करना था उन्होंने कर लिया है, बट अब कोई नया ना ज्वाइन करे, उसमें काफ़ी सारे टारगेट्स हैं, वो हैं सारी चीज़ें। बट हाँ, करंट अफेयर्स के लिए ये कोर्स बहुत अल्टीमेट है। इसमें हम लोग 2 इयर्स का कवर करेंगे, सारे सब्जेक्ट्स के जो कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट के टॉपिक्स हैं, वन लाइनर नहीं, जो कोर यूपीएससी के टॉपिक्स हैं 2 साल के अंदर वो हम के जो है वो हम कवर करेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करें, सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पे आपको इसका कोर्स का लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो ये हमारे लगभग 10 फरवरी तक ये क्लासेस इसकी स्टार्ट होंगी। इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।